अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये मैंने कल दे दी थी हेडिंग। एक इस चैप्टर में डिसीजंस हैं ओक्यू से रिलेटेड और एक इस चैप्टर में डिसीजंस हैं इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड। पहले पढ़ रहे हैं हम लोग ओक्यू से रिलेटेड। तो इसमें ये हाइलो मेथड के बाद है कि पहले है क्या? ये अब और टॉपिक है, ये और चल रही है बात। ये अलग क्लास है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट चल रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये है जिसमें मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजंस करने हैं और ये डिसीजंस करने हैं खर्चों को सामने रखते हुए। और जितने भी खर्चे इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांटा है। परचेज कॉस्ट से मुराद बस सिर्फ परचेज कॉस्ट है, इनवॉइस वैल्यू है। ऑर्डर कॉस्ट में वो सारे खर्चे शामिल हैं जो इन्वेंट्री को खरीदने से खरीद के लेके आने तक सारा का सारा फंक्शन ऑर्डर कॉस्ट है। और स्टोर में रखे रहने तक जितना खर्चा लग रहा है वो सब होल्डिंग कॉस्ट है। और स्टॉक आउट कॉस्ट अभी नहीं समझाया। इसमें डिसीजन कैसे करना है इसके तरीके बाद में बताता हूं। पहले इसकी ना इसका एक कॉन्टेक्स्ट लिख लें कि हम अभी इस वक्त कहां खड़े हैं, क्या क्या हो चुका हुआ है और क्या करना है। हम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होके ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं उस वक्त स्टेटस क्या है, इसका एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। वो पहले मैं रिपीट कर देता हूं बार बार, जब पक्का पक्का समझ आ जाएगा फिर लिखिएगा। बैकग्राउंड ये है, बार बार रिपीट करूंगा, पक्का हो जाएगा तो फिर लिखिएगा। बैकग्राउंड ये है कि साल के शुरू में खड़े हैं हम, जनरली साल, महीना क्वार्टर भी हो सकता है, जनरली साल। और इस साल में टोटल कितने यूनिट्स खरीदने हैं ये डिसाइड हो चुका है। रिपीट कर रहा हूं, हम अभी इस वक्त साल के शुरू में खड़े हैं। इस साल में टोटल कितने यूनिट्स परचेज करने हैं। अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो गुड्स परचेज करने की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल खरीदने की बात हो रही है। साल के शुरू में खड़े हैं, टोटल परचेजेस फॉर द ईयर कितने करने हैं ये डिसाइड हो चुका। अभी इस वक्त एक पॉलिसी बनाने वाले हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स मंगवाया करेंगे और ये पॉलिसी बना ली, फिर इसी को थ्रू आउट द ईयर फॉलो करेंगे। दोबारा, साल के शुरू में खड़े और टोटल साल में कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं ये प्लान हो गया। लेट्स से साल में 1 लाख यूनिट्स खरीदना चाहते हैं। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो साल में टोटल 1 लाख यूनिट्स खरीदने हैं, एक वक्त में कितने खरीदने हैं। 10-10 हजार करके खरीदने हैं कि 2-2 हजार करके खरीदने हैं कि सारे के सारे 1 लाख एक साथ खरीद लेने हैं कि 5-5 हजार करके खरीदने हैं। इस 5,000, 2,000, 10,000 को क्या कहेंगे? ऑर्डर क्वांटिटी। इसको ऑर्डर साइज भी कहेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर साइज भी कहते हैं। फिर से, साल के शुरू में खड़े हैं, ये डिसाइड हो चुका कि इस साल में टोटल कितने यूनिट्स परचेज करने हैं, ये फैसला हो गया। अब एक पॉलिसी बनाने लगे हैं कि एक वक्त में सप्लायर को कितने यूनिट्स का ऑर्डर दिया करेंगे। अगर साल में 1 लाख खरीदने हैं और ये डिसाइड हो जाता है अगर के 5-5 हजार करके खरीदने हैं, तो फिर उसको 5-5 हजार करके ही खरीदेंगे पूरा साल। यानी ऑर्डर साइज कैलकुलेट करके उसको एज अ पॉलिसी फॉलो करेंगे।
फिर सुन लें, साल के शुरू में खड़े हैं, टोटल परचेजेस फॉर द ईयर कितनी करेंगे ये डिसाइड हो गया। अब ऑर्डर साइज डिसाइड करना है, यानी एक वक्त में कितने यूनिट्स का ऑर्डर देंगे सप्लायर को, और जो डिसाइड हो गया फिर वही एज अ पॉलिसी फॉलो होगा। ये कॉन्टेक्स्ट है इस टॉपिक का, है जी। फिर से अच्छा लग रहा है बोलना, फिर से साल के शुरू में खड़े हैं, साल के शुरू में बैठे हैं और टोटल कितने यूनिट्स खरीदने हैं ये डिसाइड हो चुका है। लिख लें, लिख लें। टोटल यूनिट्स जितने खरीदने हैं वो डिसाइड हो चुका है, और अब इस वक्त ऑर्डर साइज डिसाइड होना है। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज एक ही बात है। हाँ जी, बैकग्राउंड लिख लिया या और बताऊं एक दफा? अच्छा, अब ये डिसीजन कैसे करना है? डिसीजन करना है इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट्स की बेस पे, और 4 क्लासेस बताई थी कल, उनमें से जो चौथी थी ना स्टॉक आउट कॉस्ट, वो इस टॉपिक के लिए नहीं है। इस टॉपिक के लिए वो नहीं है, वो जब आपको मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा यानी डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेंटरी लेवल, वो उससे रिलेटेड है। तो बस पहली 3 है। हम कहां खड़े हैं? साल के शुरू में। साल, नॉर्मली ये साल होता है, सवाल में क्वार्टर भी हो सकता है, वरना नॉर्मली ये साल होता है। और खर्चे करने हैं हमने कॉस्ट्स, इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट्स की बेस पे। अगर हम साल के शुरू में खड़े हैं तो इसका मतलब हम साल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो डिसीजन करना कैसे है ये अभी कुछ देर बाद बताता हूं। उससे पहले जो कल 3 क्लासेस पढ़ी थी ना, उनकी टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर अगर कैलकुलेट करनी हो तो उनका फार्मूला बता रहा हूं। फिर से, कल 3 क्लासेस पढ़ी थी, चौथी को छोड़ दे, चौथी सेकंड पोर्शन के लिए। 3 क्या रह गई? परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। जो भी इसमें डिसीजन करना है, कैसे करना है ये पढ़ाना है अभी। उससे पहले मैं आपको 3 फार्मूले बताने लगा हूं कि टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालनी है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालनी है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालनी है। ये 3 फार्मूले बता दूं, उसके बाद फिर पढ़ाता हूं कि डिसीजंस कैसे करना है। ठीक है? कहां खड़े हम? साल के स्टार्ट पे। और क्या ऑलरेडी डिसाइड हो चुका? टोटल यूनिट्स कितने बेचने हैं, टोटल यूनिट्स कितने परचेज करने। ये सारी डिस्कशन इस वक्त ऑर्डर क्वांटिटी, ये परचेज की हो रही है। तो टोटल कितने यूनिट्स परचेज करने हैं ये डिसाइड हो चुका है। अब हमने ये फैसला कैसे करना है कि एक वक्त में कितने यूनिट्स मंगवाने हैं, ये टेक्निक्स सिखाने लगा हूं। अब ये टेक्निक्स यानी ये फैसला हमने किसकी बेस पे करना है? कॉस्ट्स की बेस पे। तो कॉस्ट पैसे पहले कैलकुलेट करना तो सीख लें। तो मैं पहले कॉस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट करवा रहा हूं, फिर डिसीजंस बताता हूं। टोटल परचेजेस, कहां खड़े हम? साल के शुरू में।
क्या फैसला कर चुके हैं? टोटल यूनिट्स पूरे साल में कितने खरीदते हैं। और एक बार जब ये ओक्यू डिसाइड कर लिया, अगर ओक्यू हमने 8000 डिसाइड कर लिया, तो फिर अब ऑनवर्ड क्या होगा? अब 8000 करके ही मंगवाया करेंगे। तो हम यहां जो भी ओक्यू डिसाइड कर लेंगे थ्रू आउट द ईयर, वो ही फॉलो होगा। यानी हर ऑर्डर जब भी प्लेस करेंगे एक वक्त में 8000 यूनिट्स मंगवाएंगे साल के शुरू में। हाँ जी, हो सकता। टोटल परचेजेस फॉर द ईयर, अगर ये पता हो कि एक यूनिट कितने का मिलेगा, यानी परचेज कॉस्ट पर यूनिट पता हो, तो टोटल परचेजेस या टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें? टोटल परचेजेस फॉर द ईयर लिख लिया था तो वो ठीक है, काटना नहीं। नहीं लिखा था तो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। अगर ये पता है कि एक यूनिट कितने का मिलेगा, तो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर किन यूनिट से? अच्छा, ये अभी मुझे एक जुमला सुनने में मिला, ये मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है किसी को लग रहा हो ऐसा। अभी किया कुछ नहीं है, हम अभी साल के शुरू में प्लान कर रहे हैं अभी। यानी अभी ऐसा नहीं है कि इतने का खरीदा था, इतने खरीद लिए, खराब हो गए, अब ओहो अब क्या होगा, ये नहीं हो रहा। अभी हम साल के शुरू में खड़े हैं और प्लान कर रहे हैं, अभी हुआ कुछ नहीं है। तो साल के शुरू में हम डिसाइड कर चुके हैं, लेट्स से 1 लाख यूनिट्स पूरे साल में खरीदने हैं। तो अगर यह पता हो कि एक यूनिट 20 रुपए का होगा, तो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर 20 रुपए इंटू ओक्यू या 1 लाख, टोटल परचेज फॉर द ईयर तो 1 लाख। ये जो हम साल के शुरू में टोटल क्वांटिटी डिसाइड कर चुके हैं ना, इसके लिए एक नाम इस्तेमाल होता है परचेज कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कहते हैं इसको, एनुअल डिमांड। डिमांड इस एंगल से कि हमें कितने की डिमांड है, हमने कितने यूनिट्स खरीदने हैं, तो एनुअल डिमांड। अगर ये पता हो एक यूनिट कितने का मिलेगा और पूरे साल की टोटल परचेज कॉस्ट निकालनी है, तो एक यूनिट की परचेज कॉस्ट इनटू एनुअल डिमांड। अच्छा, जो ओक्यू डिसाइड कर लेंगे, क्या करेंगे फिर उसका? पूरे साल हर दफा जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे उतने ही मंगवाएंगे। टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर। अगर यह पता हो कि एक ऑर्डर जब भी प्लेस होता है तो 30,000 रुपए का खर्चा है। एक ऑर्डर जब भी होगा, प्लेस नहीं सॉरी, एक ऑर्डर जब भी होगा तो वो पूरा साइकिल कंप्लीट कब होगा? यानी स्टार्ट और एंड क्या है इसका? नहीं, एक ऑर्डर का पूरा साइकिल, अगर ऑर्डर प्लेस करना, चीजें खरीद के स्टोर तक ले आना, ये एक साइकिल हुआ। इस पे जितना खर्चा आएगा उसको मैं ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर बोल रहा हूं। तो अगर एक दफा ऑर्डर प्लेस करके पूरा साइकिल चलाने में लेट से 40,000 रुपए लग रहे हैं, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें? 40,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर के नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों नहीं? क्योंकि 40,000 रुपए पर ऑर्डर है, तो मल्टीप्लाई भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से होगा। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू पूरे साल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जितने ऑर्डर प्लेस कर दिए, नहीं करने हैं, अभी हम प्लानिंग स्टेज पे खड़े हैं। अच्छा, अगर एनुअल डिमांड 1 लाख यूनिट्स है, एनुअल डिमांड 1 लाख यूनिट्स है, और समहाउ हमने ओक्यू 5,000 डिसाइड कर लिया, तो साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? कैसे 20 निकला? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ओक्यू।
एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ। जी जी आपने बोला था कि पास्ट में देखना। जी जी तो अभी साल के शुरू में करे तो 40,000 का कैसे मतलब अंदाजा है ना, पास्ट में देख है पूछ पूछ के भी लगा सकते हैं ना। जैसे अगर आप लोगों ने कैफ स्टार्ट किया है तो आपके अब्बा जी ने कोई बजट ही बनाया होगा ना, कोई बना होगा कि कैफ में टोटल कितने पैसे लगेंगे, तो वो पूछा ही होगा लोगों से। जरूरी तो नहीं कि पहले भी कैफ किया हुआ आप लोगों ने, पूछ रहे होंगे ना वो लोग। अरे अरे सीरियस मिसाल दी थी मैंने, आपको नहीं पता ना, लेकिन पूछ पूछ के कर रहे होंगे, तो एस्टिमेशन है। ये जो लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बन जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बन जाएंगे, और उसको फिर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर। तीसरी चीज, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। ये कब बढ़ेगा खर्चा? ये कौन से खर्चे की बात हो रही है? स्टोर करने की यूनिट्स जो स्टोर में पहुंच चुके और उनको स्टोर में रखने की कॉस्ट है ये। अगर ये पता हो कि एक यूनिट पूरा साल स्टोर में पड़ा रहे, यानी अगर एक यूनिट को पूरा साल स्टोर में संभाल के रखना पड़े तो 10 रुपए खर्च होते हैं। दोबारा, अगर ये पता चल जाए, एस्टीमेट हो जाए किसी तरह कि अगर एक यूनिट पूरे साल तक स्टोर में पड़ा रहे, एक यूनिट की बात कर रहा हूं, तो 10 रुपए खर्च होगा। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर तक कैसे पहुंचे? रिपीटर ना बोलें। हाँ जी, वो सस्पेंस खराब हो जाता ना सारा, इसलिए कह रहा हूं। हाँ जी, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या? एनुअल डिमांड। हाँ, सेम होगी, सेम। एक यूनिट अगर पूरा साल स्टोर में रखे रहे तो उसका खर्चा इतना होगा, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। और मैंने मिसाल ली कि 10 रुपए, 10 रुपए एक यूनिट पूरा साल अगर स्टोर में रख दें, पूरा साल पड़ा रहे वो, तो 10 रुपए खर्च होंगे एक यूनिट के लिए। टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, सॉरी, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर के लिए इस 10 रुपए को किससे मल्टीप्लाई करें? एनुअल डिमांड से। नंबर ऑफ, क्या हो रहा है? रिपीटर हो? पक्की बात, सच्ची सच्ची? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, इनटू एनुअल डिमांड क्यों नहीं? एनुअल डिमांड से तब मल्टीप्लाई करें अगर सारे के सारे 1 लाख पहले ही दिन खरीद लें, पूरा साल पड़े रहे और आखिर में आखिरी दिन जाके कस्टमर्स को बेच दें, तो फिर तो एनुअल डिमांड से मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा हो रहा होगा? नहीं। तो फिर कितने यूनिट्स पूरा साल मौजूद रहे? अच्छा, हर क्या
अच्छा चलें, एक मिसाल देता हूं। लाइब्रेरी के लिए साथ वाली बिल्डिंग में एक जगह किराए पे ले ली और पब्लिक प्लेस थी कोई और पब्लिक लाइब्रेरी थी। तो उस लाइब्रेरी वालों ने पैक को कहा कि हम आपसे पर स्टूडेंट 1 साल का पर स्टूडेंट 5,000 रुपए किराया लेंगे पर स्टूडेंट। यानी अगर एक स्टूडेंट पूरा साल हमारी लाइब्रेरी में बैठा रहे, मतलब एक कुर्सी बस लग गई उसके लिए। अब एक स्टूडेंट अगर पूरा साल लाइब्रेरी यूज करेगा तो 5,000 रुपए साल का लेंगे। तो इसका मतलब है वो एक ही स्टूडेंट साल के शुरू में जाके बैठेगा और सारा दिन सारी रात वहीं रहेगा, है पैम्पर बांध के जाएगा, वहीं बैठा रहेगा। ये मतलब है उन्होंने असल में जो 5,000 रुपए कोट किए हैं वो उन्होंने एक स्टूडेंट की बात की है, तो उस स्टूडेंट का आईडी कार्ड देख के रख लिया और वही स्टूडेंट है जो पूरा साल बैठेगा। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि पर स्टूडेंट यानी एक चेयर आपके लिए खास कर दी। तो अब स्टूडेंट बदल सकता है लेकिन एक चेयर है बस वहां पर पैक के लिए। ये मुराद है इससे कि अगर वो कह रहे हैं कि हम पर स्टूडेंट पर ईयर आपसे 5,000 रुपए लेंगे, रीडिंग की स्पेस दे दी ना उन्होंने कोई, तो वो एक्चुअली कह रहे हैं कि एक चेयर हम आपके लिए रख देंगे। अब स्टूडेंट बदल सकते हैं लेकिन एक चेयर हर वक्त आपके लिए वहां रहेगी। पैक वालों को उनके साथ अगर ये अरेंजमेंट करना है तो उनसे कितनी चेयर्स का अरेंजमेंट करना चाहिए? जितने स्टूडेंट्स पैक में पढ़ रहे हैं। फिर पैक वालों को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज एक वक्त में कितने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। देखें, एक दिन में अगर 10 लोग पढ़ने आते हैं तो हो सकता है 2 घंटे आए चला जाए, फिर दूसरा आए फिर चला जाए, फिर दूसरा आए फिर चला जाए। इसके लिए एक चेयर बहुत है। कितनी चेयर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज एक वक्त में कितने यूनिट्स वहां मौजूद होते हैं। ये बात मिसाल समझ आ रही? अगर इसका आंसर निकला अंदाजा जैसे भी लगाया 50, तो सिर्फ कहने के एतबार से ये कह सकते हैं कि पूरा साल पैक के 50 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे रहे। सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए कह सकते हैं। क्या वाकई वही वाले स्टूडेंट 50 के 50 बैठे रहे? नहीं, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन के एतबार से कह सकते हैं कि 50 स्टूडेंट्स पूरा साल लाइब्रेरी में मौजूद रहे। तो पैक को खर्चा पड़ जाएगा 50 इंटू 5,000 रुपए। अब वो लोग इंडिविजुअली रोटेट हो रहे होंगे लेकिन कैलकुलेशन के लिए 50 ऑन एन एवरेज एक वक्त में मौजूद होते थे। तो इसी तरह से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज एक वक्त में स्टोर में कितने यूनिट्स हुआ करेंगे। उसको कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर ऑन एन एवरेज किसी भी वक्त स्टोर में देखें तो 4,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, क्या इसका यह मतलब है कि पहले दिन वो 4,000 यूनिट्स लाके रखे थे, पूरा साल वहीं पड़े गले सड़ते वहीं साल के एंड पे निकाल के फेंक दी? किसी भी एक इसी तरह से चले अभी आपको देख के कौन मसाला ही ध्यान में। अभी इस क्लास के अंदर तकरीबन अगर लेट्स से 70 स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो कोई इंडिविजुअल अगर कोई ऑफिस वाला कोई एडमिन वाला आज के दिन में कुछ 4 दफा उसने दरवाजा खोल के अंदर क्लास चेक की, वो जितनी दफा भी आया उसको क्लास में तकरीबन 80 स्टूडेंट्स नजर आए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 80 स्टूडेंट्स नजर आए, तो वो ये कहेगा जी हर वक्त क्लास में 80 स्टूडेंट्स मौजूद थे। ये वही 80 थे? नहीं, वो जब भी चेक कर रहा था 80 थे। तो हम कह सकते हैं सिर्फ कहने के एतबार से कि 80 स्टूडेंट्स पूरा दिन क्लास में मौजूद रहे। कहने को कैलकुलेशन के एतबार से कह सकते हैं ना। तो एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि एक वक्त में स्टोर में कितने यूनिट्स पड़े होते हैं। अगर इसका आंसर 4,000 आ गया, 4,000 यूनिट्स, तो क्या इंटरप्रिटेशन होगी कि पूरे साल में जब भी कभी स्टोर खोल के देखते तो 4,000 यूनिट्स होते। इसी को एक और तरह बोलते हैं 4,000 यूनिट्स पूरा साल स्टोर में पड़े रहेंगे। ये भी सही है। तो एक यूनिट पूरा साल स्टोर में पड़ा रहे तो इतना खर्चा, टोटल खर्चा कितना? एवरेज इन्वेंट्री।
समझ आ गया? ठीक है, नहीं तो फार्मूला तो यही है, एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा जी, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं हम। ये एवरेज वाली बात कॉन्सेप्ट समझ आया? हम एवरेज से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एनुअल डिमांड से करना ठीक नहीं है। जागे 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 जागे, एनुअल डिमांड से क्यों ठीक नहीं है मल्टीप्लाई करना? क्योंकि वो पूरे 1 लाख यूनिट्स पूरा साल थोड़ी पड़े रहे हैं। तो एवरेज, क्योंकि एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वक्त में इतने पड़े होते थे, तो हम कह सकते हैं कि इतने पूरा साल पड़े रहे। तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं हम। आप में से जो लोग शहर से, दूसरे शहर से हैं और महीने के महीने आपके अब्बा जी आपको इजी पैसा नहीं, चले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो अकाउंट में जब पैसे ट्रांसफर करते हैं तो एटीएम से ड्रॉ करते हैं। सारे के सारे पैसे, अगर समझदार हैं तो सारे के सारे पैसे एक ही साथ ड्रॉ कर लेंगे? नहीं, वैसे जितने बेचते होंगे वो एक वक्त में ही निकल आते होंगे। अच्छा, जितने भी भेजते होंगे तो सारे के सारे पैसे एक ही वक्त में ड्रॉ कर लेंगे। अकलमंदी क्या है कि थोड़ी अमाउंट कर लें, वो निकाल लिया करें, और जब वो खत्म हो जाए तो फिर और निकाल लिया करें। और रेगुलर रहने के लिए एक सेम अमाउंट डिसाइड कर लें कि हर दफा इतने निकाला करेंगे, खत्म हो जाएंगे तो और निकाल लेंगे। एक वक्त में मैक्सिमम जेब में कितने पैसे होंगे? मैक्सिमम है जितने निकलवाए होंगे, जितने निकलवाए होंगे मैक्सिमम उतने ही होंगे ना। उसके बाद तो खर्च होते जा रहे होंगे, खर्च होते होते मिनिमम कितने होंगे? 0, मिनिमम 0। मैक्सिमम कितने होंगे? जितने निकाल रहे हैं। और मिनिमम कितने होंगे? 0। तो जब किसी भी डेटा का एवरेज लेना होता है तो उसका एक आसान तरीका यह है कि 2 एक्सट्रीम्स का एवरेज ले लें। तो एक एक्सट्रीम क्या है? जितने निकलवा रहे हैं, और दूसरी एक्सट्रीम 0। स्टोर में हम चीजें खरीद के लाते हैं, फिर इस्तेमाल होने लग जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर और ले आते हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, फिर और ले आते हैं। किसी भी वक्त मैक्सिमम कितनी होंगे? जितनी लेके आए हैं। क्या कहा है? OQ, OQ। और मिनिमम कितनी होंगी? 0। तो एवरेज कैसे निकाल लें? 0 प्लस OQ डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला बन गया अच्छा, इस शाख पे मैंने ना अभी अंग्रेजी लिखनी है, उसका जो फल है वो फल पहले लगा रहा हूं। एवरेज इन्वेंट्री है OQ बाय 2। मैं तो 0 प्लस OQ बाय 2 कह रहा था, वो 0 फिर खत्म हो गया तो एक OQ बाय 2। तो जेब में मैक्सिमम कितने पैसे होते होंगे? मैक्सिमम जितने निकलवाए हैं, और मिनिमम 0। ये उस सूरत में है अगर दूसरी वाली पॉकेट में कुछ संभाल के नहीं रखा हुआ तो। कुछ दूसरी वाली पॉकेट में हो सकता है एहतियात के लिए कुछ पैसे रखे हों हर वक्त, जब कभी बहुत मजबूरी होती हो तो वहां से निकाल लेते हो। किस लिए रखे होंगे? एहतियात के लिए। तो एहतियात को अंग्रेजी में कह लेते हैं सेफ्टी। तो अगर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, जब कहेंगे पैसे बैंक में होंगे निकाल लेंगे जाके, तो आपको फिर एहतियात रखने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई सेफ्टी स्टॉक अगर मेंटेन नहीं होता तो ये एवरेज इन्वेंट्री है। और अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होता है
अच्छा, इफ नो सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, ये शाख है, और इफ यस सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड तो ये शाख है। चलो ये लो, इफ यस सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, अरे यस नहीं है, ऐसे ही कह रहे हो, इफ सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड बस। तो अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन्ड है तो जितने ऑन एन एवरेज होते हैं वो तो होते ही होते हैं, और वो जो दूसरे कमरे में रखे हुए हैं वो भी होते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू OQ बाय 2 प्लस वो जो दूसरे कमरे में रखे हुए हैं सेफ्टी स्टॉक। बता दो इस केस में मिनिमम सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। क्या क्या मिनिमम जो है मिनिमम सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही है। ओके माइनस सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, जो काबिल बच्चे इस पे गौर करना चाह रहे हो तो उनको एक शैतान ने वसवसा डाल दिया होना है कि अब OQ बाय 2 क्यों, अब तो मिनिमम 0 नहीं है, तो अब मिनिमम कितना होगा सेफ्टी स्टॉक, और अब मैक्सिमम कितना होगा OQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये 2 सेफ्टी स्टॉक हो गए, तो वो 2 कट के पीछे ये रह गया और OQ बाय 2, ठीक है। क्या जी है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे भी है बहुत कुछ। अच्छा, इन तीनों फार्मूलों की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लिखे। एनुअल डिमांड जी क्वेश्चन है, इन तीनों की बस प्रैक्टिस के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा बता रहा हूं आपको, इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करनी आ जाए बस। एनुअल डिमांड 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स। ऑर्डर साइज 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 25 रुपए। अच्छा, अगर मैंने कहा होता होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ तो उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लेते। और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर
ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन्ड, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन्ड 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस 75 रुपए पर यूनिट। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, तीनों। टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। हाँ जी, टोटल परचेज कॉस्ट 75 इंटू 60,000, 4.5 मिलियन। टोटल ऑर्डर कॉस्ट 12,000 इंटू 60,000 ओवर 5,000, 144,000। टोटल होल्डिंग कॉस्ट 25 इंटू 50 स्टॉक प्लस OQ by 2 जी 87,500। हाँ जी, ठीक कैलकुलेट हो गया सबसे? चले ठीक है, कैलकुलेटर सही है सबके। अब इसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी अब इसका करना क्या है, इसका करना क्या है, डिसीजन मेकिंग बताने लगा हूं कि अब करना क्या है, डिसाइड कैसे करना है। अच्छा, क्या डिसाइड करना है? OQ डिसाइड करने लगे।
इसमें मैंने इसको दो केसेस में बांटा हुआ है। उन केसेस से पहले इसके लिए ना कुछ बुनियादी 2 पॉइंट लिख लें, यहां तक नोट कर लें, ये हेडिंग दें, फिर मैं आपको इसके लिए डिसीजन मेकिंग बताने लगा हूं। यानी ये जो 3 फार्मूले बता दिए, अब इनका करना क्या है, डिसाइड करना है OQ कि वो जो पूरे साल, अब जैसे इस सवाल में मैंने 5000 बताया, अभी जो सवाल किया है OQ 5000 बताया ना, तो ये 5000 कैसे डिसाइड हुआ होगा ये सिखाने लगा। तो इसमें डिसीजन कैसे करना होगा, क्या क्या कैलकुलेशन करनी होगी, उसके लिए मैंने 2 केसेस बांटे हुए, लेकिन उनसे भी पहले मैं बुनियादी 2 बातें बता रहा हूं। पहली बात ये कि हम अब डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ वो कॉस्ट यूज करेंगे जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। ये समझाऊंगा अभी आगे चल के कि रेलेवेंट फॉर द डिसीजन से क्या मुराद है। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अभी हम जो भी डिसीजन जैसे भी सीखने लगे हैं, 2 बुनियादी बातें बता रहा हूं। अभी जो भी आगे करने लगे हैं उसके लिए 2 बुनियादी बातें बता रहा हूं। पहली बात यह कर रहा हूं कि अब से ऑनवर्ड हम जो भी डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं उनमें हम सिर्फ वो कॉस्ट्स इस्तेमाल करेंगे जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है जी। दोबारा, डिसीजन मेकिंग में हम जो भी कैलकुलेशंस करने लगे हैं, हम सिर्फ वो कॉस्ट्स यूज करेंगे जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। अब ये बात कैसे पहचाननी है कि रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है कि नहीं, ये भी आगे आएगी गाइडेंस। और दूसरी बुनियादी बात क्या लिख लें कि हम ऐसा डिसीजन करेंगे जिस पे टोटल कॉस्ट्स फॉर द ईयर लोएस्ट हो। हमारा मकसद खर्चे बढ़ाना है कि बचाना है। तो हम जो भी डिसीजन करेंगे, हम ऐसा डिसीजन करेंगे कि जिस पे टोटल कॉस्ट्स फॉर द ईयर लोएस्ट हो। ये 2 बुनियादी बातें। एक बात मैंने की है कि हम वो कॉस्ट्स यूज करेंगे जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। इस पे अभी इस चैप्टर में ना इस पे बार बार बात होनी है कि रेलेवेंट कैसे पहचानेंगे। इनिशियल गाइडेंस दूंगा, फिर प्रैक्टिस से और सीखेंगे, फिर कच्चा कच्चा होगा, फिर और प्रैक्टिस से और पक्का होगा। तो रेलेवेंट वाली बात तो अभी चलनी ही चलनी है, 2-3 दिन और सीखेंगे आप। अभी सिर्फ लिखवाई है स्टार्ट करते हुए कि हमने सिर्फ कॉस्ट्स वो लेनी है जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। और दूसरी बात ये बताई है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, ऐसा डिसीजन लेंगे कि टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर लोएस्ट हो। अच्छा, अब ये डिसीजन करना कैसे है, इसके लिए केस 1 बना रहा हूं। अच्छा, ये केस 1 और 2 ना भी बनाता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आप ऐसे कह ले कि मैंने किसी बेस चीज से स्टार्ट किया, फिर उसको और मुश्किल करना होगा, इसलिए मैंने केस 1 केस 2 कर दिए। वरना ये कोई जरूरी नहीं है केस 1 केस 2 बनाना। केस 1 बना लेते हैं कि इफ कॉस्ट बल्कि कॉस्ट की जगह मैं परचेज कॉस्ट कहता हूं। इफ परचेज कॉस्ट remains constant irrespective of OQ। इस बात का मतलब यह है नो क्वांटिटी डिस्काउंट। अच्छा, चूंकि सारे लोग एक वक्त में नहीं सुन रहे होते, मैं दोबारा बता रहा हूं। केस 1 और केस 2 बनाऊंगा मैं। इतना ज्यादा जरूरी नहीं था कि मैं केस 1 केस 2 अलग बनाता, एक ही टाइप भी बता सकता था, लेकिन आसान से लेवल आगे बढ़ाने के लिए मैंने 2 केस बना दिए। तो एक केस बना दिया जिसमें प्राइस, जो परचेज कॉस्ट है, वो जितने मर्जी एक वक्त में खरीदें प्राइस उतनी ही रहेगी।
क्योंकि ऐसा हो सकता था ना कि सप्लायर अगर कहे कि जी 10,000 खरीदोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, 2,000 खरीदोगे तो डिस्काउंट नहीं देंगे। तो केस 1 ये नहीं है। वो तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहनी थी ना। नहीं हो सकता ना ओक्यू अगर हम ज्यादा रखें, अगर हम नहीं, हम अभी साल के शुरू में खड़े हैं और ओक्यू डिसाइड करने लगे हैं। इस वक्त हम क्या डिसाइड करने लगे हैं? ओक्यू। साल के शुरू में खड़े होकर हमने ओक्यू डिसाइड करना है। अगर सप्लायर ने कहा है कि इतने यूनिट्स खरीदोगे तो इतनी प्राइस चार्ज करूंगा, इतने एक में खरीदोगे तो इतनी प्राइस चार्ज करूंगा, तो ये डिफरेंट ओक्यूज पे प्राइस डिफरेंट हो जाएगी ना। ये केस 1 नहीं है। केस 1 ये है कि जितने ज्यादा मर्जी एक वक्त में खरीदें, प्राइस उसने 40 रुपए लगानी है, जैसे 75 लगानी है तो 75 लगानी है, उसने कोई डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट नहीं देना। ये केस 1 है। अच्छा, आप ने जब कुछ डिसीजन करना हो किसी भी चीज के बारे में, तो उसकी रिलेटिव आसान सिचुएशन ये है, बल्कि हाँ पीआरसी पास हैं आप लोग। हाँ पीआरसी की मिसाल देता हूं। पीआरसी एएफसी जो भी है पास हैं, हाँ हो गए हैं पास। एएफसी पीआरसी जो भी किया है, वो सवाल आसान होता है जिसमें ऑप्शंस हो, या वो सवाल आसान होता है जो फिल इन दी ब्लैंक हो? ऑप्शन वाला ना, क्योंकि ऑप्शंस में से चूज करना रिलेटिवली आसान है। अच्छा, अब आप उन ऑप्शन में से जब चूज कर रहे हैं तो आप एक डिसीजन ही कर रहे हैं, और जब फिल इन दी ब्लैंक कर रहे हैं तो भी डिसीजन ही कर रहे हैं, मतलब आप एक डिसीजन करके उसका आंसर बता रहे हैं। तो ज्यादातर ऐसे ही हुआ करेगा कि आपको ऑप्शंस में से कुछ चूज करना होगा। यानी आप स्टूडेंट को 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस दी होंगी। आपको ये ऑप्शन दी होगी कि साल के शुरू में हमने एनुअल डिमांड, अच्छा हम साल के शुरू में खड़े होकर क्या ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हमें? एनुअल डिमांड। ओक्यू आप स्टूडेंट ने डिसाइड करनी है। तो अब आपसे टेस्ट होगा, तो आपको हो सकता है कहा हो कि मैनेजमेंट सोच रही है कि या तो 8-8 हजार करके कर लें या 15-15 हजार करके कर लें, तो आप बताएं कौन सा बेहतर है। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, उनमें से चूज करना है। नॉर्मली ऐसा ही है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शंस फॉर डिफरेंट OQs are given. जनरली डिफरेंट OQs गिवन होंगे। तो आपने फिर डिसीजन कैसे लेना है? आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट कॉस्ट्स फॉर द ईयर फॉर ईच ऑप्शन। हर ऑप्शन के लिए टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर रहे होंगे। टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट पे करनी है बात मैंने। हर ऑप्शन पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? बस हो गया डिसीजन। यहां तक लिखें, फिर आगे बताता हूं।
अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हुए कुछ तबीयत में कुछ भारीपन महसूस हो रहा हो है? कुछ दिल घबरा रहा हो कुछ, बस फिर आप सीए के काबिल नहीं है, आप छोड़ दें, मर जाए जाके, छोड़ दें सीए। ले आया करो यार, अब ले आया करो, वेलकम, खिलाओ पिलाओ, दुआओं से पास हो जाओगे। हाँ, अच्छा, कोई एक्स्ट्रा क्लास में कोई खिलाना पिलाना चाहे तो ले आया करे, दुआ मिलेगी, पास होंगे। अच्छा, रेलिवेंट कॉस्ट अभी सीवीपी के बाद डिसीजन मेकिंग करनी है, उसमें भी रेलिवेंट पे ही बहस चल रही है, बहुत लंबी बातें चलनी है, और इस चैप्टर में भी हम प्रैक्टिस से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को ही इंप्रूव कर रहे होंगे। तो अभी आपको मैं स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे रेलिवेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये और पक्का होगा, मतलब अगर ये पूरी तरह से ना समझ आए तो परेशान नहीं होना यार, है परेशान नहीं होना। तो ये और अभी इंप्रूव होगा। अभी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी है कौन सी नहीं है, इसकी पहचान बता रहा हूं। वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करें तो ओक्यू साइज जो मर्जी हो वो उतना ही रहे तो वो रेलिवेंट नहीं है। दोबारा वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट किया जाए और वो जो मर्जी ओक्यू रखते रहे, 5,000 रख लें, 8,000 रख लें, 10,000 रख लें, उसका टोटल फॉर द ईयर उतना ही निकले हर बार, वो इररेलेवेंट है। रिपीट कर देता हूं, वो खर्चा कि जब आप उसका टोटल फॉर द ईयर फाइंड करें तो वो हर ऑप्शन पे सेम ही निकले, वो इररेलेवेंट है। वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करें और वो हर ओक्यू है, हाँ वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करें और वो हर ओक्यू ऑप्शन पे सेम ही निकले तो वो इररेलेवेंट है। मिसाल के तौर पे स्टोर का रेंट है 15,000 रुपए पर मंथ, टोटल रेंट फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? 15,000 इंटू 12। अब ओक्यू कम रखें ज्यादा रखें, ओक्यू 5,000 करके मंगवाएं, 8,000 करके मंगवाएं, टोटल रेंट फॉर द ईयर वही रहेगा, तो वो रेलिवेंट नहीं है। हैं जी? और मिसाल देता हूं, अगर पूरे साल में, अच्छा हम लोग ऑलरेडी क्या डिसाइड कर चुके हैं, एनुअल डिमांड हो चुका है डिसाइड, ओक्यू डिसाइड होना है। तो पूरे साल में अगर 60,000 यूनिट्स खरीदने हैं और एक यूनिट खरीदने के लिए ब्रोकर को 2 रुपए कमीशन देना पड़ता है, टोटल कमीशन फॉर द ईयर कैसे निकलेगा?
ब्रोकर यानी एजेंट है, उसको 2 रुपए पर यूनिट कमीशन देना होता है, तो टोटल कमीशन फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? 2 रुपए इंटू एनुअल डिमांड या ओक्यू, टोटल फॉर द ईयर कह रहा हूं। हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि 60,000 एनुअल डिमांड है, एजेंट को 2 रुपए कमीशन देनी है पर यूनिट, तो टोटल कमीशन फॉर द ईयर कितनी होगी? 2 रुपए इंटू 60,000। अब ओक्यू 5-5 हजार रखें कि 10-10 हजार रखें, टोटल कमीशन सेम रहेगी ना? इररेलेवेंट है। समझ आई बात? भाई इतनी आसान थी। हाँ, अगर ऐसा हो कि ओक्यू चेंज करने से स्टोर बड़ा करना पड़ता हो और रेंट चेंज करके और स्टोर करना पड़ता हो, फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा, वो एक रेलेवेंट आइटम हो जाएगी, वो एक रेलेवेंट आइटम हो जाएगी फॉर दिस कैलकुलेशन। यानी स्टोर रेंट फिर इस डिसीजन के लिए एक रेलेवेंट लाइन आइटम हो जाएगी। अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे पे करेंगे प्रैक्टिस, लेकिन अभी तो आप रेलेवेंट वाली बात पहचान लें। रेलेवेंट वाली बात आई समझ? सबको सब समझ आ गया? सारे जैकेट वाले भी, बगैर जैकेट वाले भी? है इररेलेवेंट आ गया समझ? हाँ, तो इररेलेवेंट ही समझाया मैंने, अरे रेलेवेंट तो समझाया नहीं मैंने। तो जो इररेलेवेंट नहीं है वो रेलेवेंट है। रेलेवेंट वाली बात आई समझ? अच्छा, इस केस में ये लिखनी भी थी बात वैसे, है इररेलेवेंट लिख ली ना? हाँ, तो जो इररेलेवेंट नहीं है वो रेलेवेंट है फिर। जी, हमारे ऑर्डर क्वांटिटी से इतना रिलेटेड, जनरली नहीं कर रही होगी, तभी वो इररेलेवेंट है। ओक्यू कम ज्यादा होने का उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा ना, तो तभी तो वो इररेलेवेंट है। अगर ओक्यू का कम ज्यादा होना उसको अफेक्ट कर रहा है तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगी। रेलेवेंट बात लिखी, ये प्रैक्टिस में होगी और इंप्रूव। अगर अभी समझ आ गया तो कमाल हो गया है, वाकई कमाल हो गया, क्योंकि ये तो 4-4 दिन पढ़ के समझ नहीं आती बात है। समझ आ गई वाकई? है जी, जा रहे हैं आप? चलो ठीक है, जा। इस वक्त जो केस बनाया हुआ है, टोटल परचेजेस फॉर द ईयर रेलेवेंट होगी कि इररेलेवेंट होगी? क्यों? क्योंकि पर यूनिट 75 रुपए है तो वो 75 ही है, और टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर 75 इंटू 60,000 ही है। ओक्यू कम रखें, ओक्यू ज्यादा रखें, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर उतनी ही रहनी है। तो बस आखिरी जुमला लिख लें, कल बाकी करते हैं। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट वाली बात समझ आ गई? तो अब आप ये लिख लें कि देयरफॉर इस केस में हम लोग टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट को लेकर सवाल करेंगे। या आप ये ना लिखना चाहें तो एक और लिख लें, इसलिए इस केस के लिए टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर रेलेवेंट नहीं है। चलो ऐसे कह लो, केस 1 के लिए टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर रेलेवेंट नहीं होगी, नहीं होगी। इस केस 1 के लिए टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर रेलेवेंट नहीं होगी। दोबारा बोलो। हाँ जी, सप्लायर से बात हो गई, वो तो बाद आएगा तो पता चलेगा ना, अभी तो बात नहीं आया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।